हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। हिंदी साहित्य की इस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है, जहां हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित हिंदी साहित्य का इतिहास विस्तार से पढ़ रहे हैं। इसके अंतर्गत हमारा रीतिकाल तक अध्ययन पूरा हो चुका है और आधुनिक काल के अंतर्गत हम द्वितीय उत्थान को पूरा पढ़ चुके हैं। अब हम आज से प्रारंभ करने वाले हैं तृतीय उत्थान का अध्ययन। इस पुस्तक के सभी वीडियोस चैनल पर उपलब्ध हैं, आप देख सकते हैं और अपने अध्ययन को विस्तार दे सकते हैं। नोट्स वगैरह बनाना चाहें तो आप यहाँ से प्रिपेयर कर सकते हैं। आइए देखते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तृतीय उत्थान में गद्य के विस्तार को किस तरह से देखा है। ये पुस्तक आपके हिंदी साहित्य के किसी भी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण एवं उपयोगी है, इसको बताने की आवश्यकता नहीं है। एग्ज़ाम चाहे वो टीजीटी, पीजीटी, यूपी हो या किसी अन्य राज्य का या एमपी वर्ग 1 का हिंदी साहित्य हो, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी साहित्य हो, नेट, जेआरएफ या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी आप कर रहे हों, ये पुस्तक आपके काम की है। तो आइए देखते हैं तृतीय उत्थान को। प्रकरण 5, गद्य साहित्य की वर्तमान गति। तृतीय उत्थान। तृतीय उत्थान का समय है संवत 1975 से आगे का, जिसमें तत्कालीन गद्य साहित्य की वर्तमान स्थिति क्या थी उसी का विश्लेषण आचार्य शुक्ल ने किया है। सामान्य परिचय। तृतीय उत्थान के सामान्य परिचय में अब हम आगे देखते हैं। इस तृतीय उत्थान में हम वर्तमान काल में पहुंचते हैं, जो अभी चल रहा है। जो अभी चल रहा है अर्थात आचार्य शुक्ल के समय में चल रहा था जब उन्होंने पुस्तक लिखी। इसमें आकर हिंदी गद्य साहित्य के भिन्न भिन्न क्षेत्रों के भीतर नए रास्ते खुले, जिनमें से कई एक पर विलायती गलियों के नाम की तख्तियां भी लगीं। हिंदी गद्य साहित्य के भिन्न भिन्न क्षेत्रों के भीतर नए नए रास्ते खुले, जिन पर विलायती गलियों के नाम की तख्तियां भी लगीं। इसके भीतर रहने के कारण इसके संबंध में हम या हमारे सहयोगी जो कुछ कहेंगे वह इस काल का अपने संबंध में अपना निर्णय होगा। अब आइए यहाँ से समझते हैं। इसमें आकर जो वर्तमान काल चल रहा है उसमें आकर हिंदी गद्य साहित्य का भिन्न भिन्न क्षेत्रों के भीतर हिंदी गद्य साहित्य के जितने क्षेत्र थे नए रास्ते खुले, जिनमें से कई एक पर अब गद्य साहित्य के भिन्न भिन्न क्षेत्र, गद्य साहित्य कई शाखाओं में बटा। कई रास्ते गद्य साहित्य के खुले अर्थात गद्य साहित्य जो चला था वो कई विधाओं में बट गया। नाटक, उपन्यास, छोटी कहानियाँ, यात्राव्रत, संस्मरण, रेखाचित्र आदि कई विधाओं में बट गया। वही यहाँ पर कहने का है अर्थ, हिंदी गद्य साहित्य के भिन्न भिन्न क्षेत्रों के भीतर नए नए रास्ते खुले, जिनमें से जो रास्ते खुले, जो विधाएं आईं, कई एक पर विलायती गलियों के नाम की तख्तियां भी लगी। विलायती गलियों के नाम की तख्तियां लगी अर्थात कुछ जो विधाएं थीं वो विदेशी साहित्य के प्रभाव से हिंदी साहित्य में आईं। तो यही यहाँ पर आचार्य शुक्ल के कहने का मतलब है कि कुछ विधाएं ऐसी थीं जो अंग्रेजी साहित्य के प्रभाव से हिंदी साहित्य में भी उत्पन्न हो गईं। विलायती गलियों के नाम की तख्तियां लगीं कि ये विधाएं अंग्रेजी साहित्य से या विलायती साहित्य से हिंदी साहित्य में आई हैं, हिंदी साहित्य में इन्होंने पदार्पण किया है। हमारे गद्य साहित्य का यह काल हमारे सामने है, क्योंकि उस समय वर्तमान काल चल रहा था जिसके विषय में लिख रहे हैं वह उनके सामने था। इसके भीतर रहने के कारण अर्थात अभी हम इसी काल में हैं जिसका वर्णन कर रहे हैं। हम या हमारे सहयोगी अर्थात आचार्य शुक्ल या उनके अन्य सहयोगी लेखक गण जो थे वह इस काल का अपने संबंध में अपना वह जो भी निर्णय करेंगे वो इस काल को जिस दृष्टि से जिस दृष्टिकोण से देखेंगे वो उस काल का स्वयं के संबंध में स्वयं का निर्णय होगा। क्योंकि जब काल पीछे छूट जाता है तब दूसरे लोग जो होते हैं वो उस पर टिप्पणी करते हैं, अपने विचार रखते हैं, परंतु यह काल ऐसा था कि आचार्य शुक्ल और उनके जो अन्य साथी लेखक गण थे वो जो विचार रखेंगे उस काल के विषय में वो उस काल का स्वयं के लिए स्वयं का निर्णय होगा, स्वयं के संबंध में अपना निर्णय होगा।
क्योंकि उस काल में वही लिख रहे थे, तो जो उस काल के विषय में वो कहेंगे वो उनका स्वयं के संबंध में निर्णय होगा। सच स्वयं के संबंध में ही कहना होगा, एक प्रकार से ये मानना चाहिए। सच पूछिए तो वर्तमान काल जो अभी चल रहा है हमसे इतना दूर पीछे नहीं छूटा है कि इतिहास के भीतर आ सके, इतना पीछे नहीं छूटा है कि उसको इतिहास कहा जा सके। इससे यहाँ आकर हम अपने गद्य साहित्य के विविध अंगों का संक्षिप्त विवरण ही इस दृष्टि से दे सकते हैं। तो इससे है कि हम जब यहाँ पर आकर अपने गद्य साहित्य के जो विभिन्न अंग हुए हैं, जो विभिन्न अंगों में गद्य साहित्य बट गया है, उसके विविध अंगों का संक्षिप्त विवरण ही इस दृष्टि से दे सकते हैं कि उनके भीतर ही भिन्न भिन्न प्रवृत्तियां लक्षित हो जाएं। वो जो साहित्य के अंग हो गए थे उनका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार से दे सकते हैं कि उनके भीतर जो भिन्न भिन्न प्रवृत्तियां हैं उनको लक्षित किया जा सके, उनको बताया जा सके। सबसे पहले ध्यान लेखकों और ग्रंथकारों की दिन दिन बढ़ती संख्या पर जाता है। तो पहला ध्यान तो वर्तमान काल में आचार्य शुक्ल का लेखकों की बढ़ती संख्या पर जाता है। इन बीच 21 वर्षों के बीच हिंदी साहित्य का मैदान काम करने वालों से पूरा पूरा भर गया। इन 20-21 वर्षों के बीच में क्या हुआ, हिंदी साहित्य का मैदान जो था पूरा पूरा काम करने वालों से भर गया, जिससे उनके कई अंगों की बहुत अच्छी पूर्ति हुई, जिससे कई अंगों की, कई विधाओं की बहुत अच्छी पूर्ति हुई। पर साथ ही बहुत सी फालतू चीजें भी इधर उधर बिखरी, जैसे भाषा का पूरा अभ्यास और उस पर अच्छा अधिकार रखने वाले, प्राचीन और नवीन साहित्य के स्वरूप को ठीक ठीक परखने वाले अनेक लेखकों द्वारा हमारा साहित्य पुष्ट और प्रौढ़ हो चला। जैसे भाषा का पूरा अभ्यास और उस पर अधिकार रखने वाले, प्राचीन और नवीन साहित्य के स्वरूप को ठीक रखने वाले, परखने वाले अनेक लेखक जो थे उनके द्वारा हमारा साहित्य पुष्ट और प्रौढ़ हो चला। वैसे ही केवल पाश्चात्य साहित्य के किसी कोने से आंख खोलने वाले और यूरोप की हर एक पुरानी बात को आधुनिकता कहकर चिल्लाने वाले लोगों के द्वारा बहुत कुछ अनधिकार चर्चा, बहुत सी अनाड़ीपन की बातें भी फैल चली। आधुनिक काल में जहाँ लेखकों की बहुत अधिक मात्रा बढ़ी, वहाँ पर इससे लाभ भी हुआ और नुकसान भी हुआ। लाभ इस प्रकार हुआ कि अनेक लेखकों के आने से उसमें भाषा पर अधिकार रखने वाले भी थे, जिन्होंने प्राचीन साहित्य और नवीन साहित्य के स्वरूप को ठीक ठीक परखा और उसी प्रकार की साहित्य रचना की। इससे क्या हुआ कि हमारा हिंदी साहित्य पुष्ट और प्रौढ़ हो चला। तो दूसरी तरफ ऐसे लेखक भी थे जो पाश्चात्य साहित्य कि किसी कोने से आंख खोलने वाले, क्योंकि पाश्चात्य साहित्य के दृष्टिकोण से जो साहित्य को देखते थे ऐसे लोग भी थे और यूरोप की हर बात को, उसको अपनाने को आधुनिकता कहकर चिल्लाने लगे और इसी प्रकार की अनधिकार बहुत सी अनाड़ीपन की बातें भी फैल गईं। इस दूसरे ढांचे के लोग यूरोप की सामाजिक, राजनीतिक और साहित्यिक परिस्थितियों के अनुसार समय समय पर उठे हुए नाना वादों और प्रवादों को लेकर और उनकी उक्तियों के टेढ़े सीधे अनुवाद को उद्धरणी करके ही अपने साहित्य को वास्तविक साहित्य निर्माताओं से 10 हाथ आगे बता चले। अब जो इस दूसरे ढांचे के लोग जो पाश्चात्य साहित्य से प्रभावित से, पाश्चात्य सभ्यता से प्रभावित थे, उन्होंने क्या किया, यूरोप की जो सामाजिक, राजनीतिक और साहित्यिक परिस्थितियां थी उनके अनुसार जो वाद वहां पर चले उसी की उद्धरणी पर, उसी का उदाहरण लेकर हिंदी साहित्य में वादों और प्रवादों की उक्तियां लेकर बैठ गए। हिंदी साहित्य में भी उसका प्रसार करने का प्रयास किया और बताया कि इसी प्रकार का साहित्य उत्कृष्ट साहित्य है और जो वास्तविक साहित्य निर्माता थे उनसे अपने आप को 10 हाथ आगे सिद्ध करने का प्रयास किया। ये जरूरी नहीं होता है कि जो पश्चिम की, जो यूरोप की सामाजिक, राजनीतिक और साहित्यिक परिस्थिति हो वह यहाँ की भी परिस्थिति रही हो। यहाँ की परिस्थितियां वहाँ से बिल्कुल अलग हैं। तो साहित्य, जैसा कि आचार्य शुक्ल कहते हैं, जनता की चित्त वृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। जो वहाँ आंदोलन, वो वहाँ की जनता के अनुसार चले होंगे, उसका साहित्य में वहाँ अंकन हुआ। वही अंकन, वही वादों को लेकर हम यहाँ अगर हम चलेंगे तो ये उचित नहीं होगा। यूरोप के साहित्य को, यूरोप की सभ्यता को आदर्श मानने वाले ऐसे भी थे जो वहीं उसी को आदर्श मानते थे और उसी को उत्कृष्ट साहित्य सिद्ध करके ये बताते थे कि यही उत्कृष्ट साहित्य है। और जो वास्तविक साहित्य निर्माता थे, जो जमीनी स्तर पर जनता के सुख दुखों का अंकन कर रहे थे, उनसे भी 10 हाथ आगे ऐसे साहित्य को बता चले।
अब इसके कारण क्या हुआ? इनके कारण हमारा सच्चा साहित्य रुका तो नहीं, पर व्यर्थ की भीड़ भाड़ के बीच ओट में अवश्य पड़ता रहा। इस प्रकार के जो यूरोप से प्रभावित साहित्यकार थे, उनसे हमारा साहित्य रुका तो नहीं, जो सच्चा साहित्य था वो रुका तो नहीं, पर व्यर्थ की जो भीड़ भाड़ थी उसकी ओट में अवश्य जा पड़ता था। क्या नाटक, क्या उपन्यास, क्या निबंध, क्या समालोचना, क्या काव्य स्वरूप मीमांसा, सबके क्षेत्रों के भीतर कुछ विलायती मंत्रों का उच्चारण सुनाई पड़ता आ रहा है। ये जितनी भी विधाएं हैं, सबके बीच में कुछ न कुछ विलायती बातें, विलायती मंत्रों का उच्चारण, अर्थात कुछ न कुछ विलायती बातों का मिक्सचर हमको देखने को मिल ही जाता है, सुनाई पड़ ही जाता है। इनमें से कुछ तो ऐसे हैं जो अपने जन्म स्थान में अब नहीं सुनाई पड़ते। हंसी तब आती है जब कुछ ऐसे व्यक्ति भी मध्य युग की प्रवृत्ति, क्लासिकल, रोमांटिक इत्यादि शब्दों से विभूषित अपनी आलोचना द्वारा नए युग की वाणी का संचार समझाने खड़े होते हैं। क्योंकि मध्य युग की प्रवृत्ति कौन समझा रहा है? क्लासिकल, रोमांटिक इत्यादि शब्दों से विभूषित ऐसे शब्दों का प्रयोग अपनी आलोचना में करते हुए भी वो नए युग की वाणी का संचार समझाने खड़े हो जाते हैं, जो स्वयं की भाषा में अंग्रेजियत का लिबास ओढ़े हैं, जो इन शब्दों का अर्थ जानना तो दूर अंग्रेजी भी नहीं जानते। कौन से लोग समझाने खड़े हो जाते हैं? जो इन शब्दों का अर्थ जानना तो दूर अंग्रेजी भी नहीं जानते। उपन्यास के क्षेत्र में देखिए तो एक और प्रेमचंद्र ऐसे प्रतिभाशाली उपन्यासकार हिंदी की कीर्ति का देश भर में प्रसार कर रहे हैं। अगर उपन्यास का क्षेत्र लिया जाए तो एक और तो सच्चे साहित्यकार जो अपनी जनता की चित्तवृत्तियों का अंकन कर रहे थे, ऐसे थे प्रेमचंद जी। दूसरी ओर उनकी भरपेट निंदा करके टॉलस्टॉय का पापी के प्रति घृणा नहीं, दया वाला सिद्धांत लेकर दौड़ता है। एक दूसरा आता है जो दया वाले सिद्धांत के विरुद्ध यूरोप का साम्यवादी सिद्धांत ला भिड़ाता है। ये इसी प्रकार आचार्य शुक्ल ने कहा है, जो विदेशी मंत्रोच्चार कहीं कहीं सुनाई पड़ता वो इसी प्रकार के, कि गरीबों का रक्त चूसकर उन्हें अपराधी बनाना और फिर बड़ा बनाकर दया दिखाना तो उच्च वर्ग के लोगों की मनोवृत्ति है। वह बड़े जोश के साथ सूचित करता है कि इस मनोवृत्ति का समर्थन करने वाला साहित्य हमें नहीं चाहिए। हमें तो ऐसा साहित्य चाहिए जो पद दलित अकिंचनों में रोष, विद्रोह और आत्मगौरव का संचार करे और उच्च वर्ग के लोगों में नैराश्य, लज्जा और ग्लानि का। ये साम्यवादी लोगों का सिद्धांत था। तो कुछ दया वाला सिद्धांत लाते हैं, तो कुछ इसके विरुद्ध साम्यवादी सिद्धांत लेकर आ जाते हैं। एक और स्वर्गीय जयशंकर प्रसाद जी अपने नाटकों द्वारा यह साफ झलका देते हैं कि प्राचीन ऐतिहासिक वृत्ति लेकर चलने वाले नाटकों की रचना के लिए काल विशेष के भीतर के तथ्य बटोरने वाला कैसा विस्तृत अध्ययन और उन तथ्यों द्वारा अनुमित सामाजिक स्थिति के सजीव ब्यौरे सामने खड़ा करने वाली कैसी सूक्ष्म कल्पना चाहिए। एक और जयशंकर प्रसाद जी हैं जो अपने नाटकों द्वारा ये साफ बता देते हैं कि जो प्राचीन ऐतिहासिक वृत्ति लेकर चलने वाले नाटक हैं, उनकी रचना के लिए काल विशेष के भीतर तथ्य बटोरने वाला कैसा विस्तृत अध्ययन चाहिए और उन तथ्यों द्वारा अनुमित सामाजिक स्थिति के सजीव ब्यौरे खड़ा करना। क्योंकि जब किसी आप ऐतिहासिक विषय को लेकर चल रहे हैं तो उस काल विशेष की सूक्ष्म बातों को दिखाना और उसी प्रकार की सामाजिक स्थिति का ब्यौरा खड़ा करना, उसके लिए कितने विस्तृत अध्ययन और कैसी सूक्ष्म कल्पना चाहिए, ये हमें जयशंकर प्रसाद जी के नाटकों में साफ झलक जाता है, साफ दिखाई दे जाता है। दूसरी ओर कुछ ऐसे नाटकों के प्रति उपेक्षा का सा भाव दिखाते हुए बर्नार्ड शाह आदि का नाम लेते हैं और कहते हैं कि आधुनिक युग समस्या नाटकों का है। एक तरफ तो प्रसाद जी इस प्रकार के नाटकों की रचना कर रहे थे और दूसरी ओर जो यूरोपीय साहित्य से प्रभावित लोग थे वो कह रहे थे कि जैसे जो बर्नार्ड शाह हैं, जॉर्ज बर्नार्ड शाह, वो नाटक जिस प्रकार के उस समय लिख रहे थे वो थे समस्या नाटक। तो उनको नाम लेकर बताते हैं कि इसी प्रकार के समस्या नाटक हिंदी में भी लिखने चाहिए। ये समस्या नाटकों का युग है। ये ठीक है कि विज्ञान की साधना द्वारा संसार के वर्तमान युग का बहुत सा रूप यूरोप का खड़ा किया हुआ है, पर इसका क्या यह मतलब है कि युग का सारा रूप विधान यूरोप ही करे और हम आराम से जीवन के सब क्षेत्र में उसी के दिए हुए रूप को लेकर रूपवान बनते चलें? ये यहाँ से कथन रूप में भी इम्पोर्टेंट है कि
यह ठीक है कि विज्ञान की साधना द्वारा संसार के वर्तमान युग का रूप यूरोप ने खड़ा किया है, पर इसका यह मतलब नहीं कि सब का सब हर क्षेत्र में रूप विधान यूरोप ही करेगा और हम उसके पीछे चलेंगे, हम आराम से बैठे रहेंगे। क्या अपने स्वतंत्र स्वरूप विकास की हमारी शक्ति सब दिन के लिए मारी गई है? क्या हम अपना स्वतंत्र रूप विधान नहीं कर सकते, अपने क्षेत्र को खुद चुन नहीं सकते, स्वतंत्र रूप से किसी साहित्यिक क्षेत्र में या किसी भी क्षेत्र में स्वतंत्र विकास नहीं कर सकते? हमारी इस प्रकार की शक्ति क्या मारी गई है? ये यहाँ पर आचार्य शुक्ल प्रश्न उठाते हैं। हमारा यह तात्पर्य नहीं कि यूरोप के साहित्य क्षेत्र में उठी हुई बातों की चर्चा हमारे यहाँ न हो। यदि हमें वर्तमान जगत के बीच से अपना रास्ता निकालना है तो वहाँ के अनेक वादों और प्रवृत्तियों तथा उन्हें उत्पन्न करने वाली परिस्थितियों का पूरा परिचय हमें होना चाहिए। अब आचार्य शुक्ल कहते हैं कि वे यूरोप के साहित्य के विरोध में नहीं हैं और वह ये भी नहीं चाहते कि वहाँ उठी हुई जो बातें हैं उनकी चर्चा हमारे यहाँ ना हो। चर्चा अवश्य हो, लेकिन उसके पीछे बिना सोचे समझे भागने के वो विरुद्ध हैं। यदि हमें वर्तमान जगत के बीच से अपना रास्ता निकालना है, हमें अपना रास्ता स्वयं बनाना है, तो चारों तरफ की जानकारी आवश्यक है। तो हमें वहाँ की जानकारी तो होनी चाहिए, परंतु रास्ता हमें स्वयं निकालना चाहिए। और वहाँ के जो वाद और प्रवृत्तियाँ वहाँ चल रही हैं, वो किस परिस्थिति से उत्पन्न हुई, वहाँ की साहित्यिक स्थिति क्या थी, इन प्रकार का इस सब का पूरा परिचय हमें होना चाहिए। उसके बाद हम यहाँ उन पर विचार कर सकते हैं। उन वादों की चर्चा अच्छी तरह हो, उन पर पूरा विचार हो और उनके भीतर जो थोड़ा बहुत सत्य छिपा हो उसका ध्यान अपने साहित्य के विकास में रखा जाए। अर्थात उनका कहने का मतलब है उनके वादों से हम परिचित भी हों और वो वाद किन परिस्थितियों में उठे हैं उन परिस्थितियों का हमें ज्ञान भी होना चाहिए और फिर उस पर हम अपने हिसाब से चर्चा करें, उनका विश्लेषण करें, उनको समझें और उसमें से क्या अच्छा है उनको अपने साहित्य के विकास के लिए ग्रहण करें। पर उनमें से कभी इसको कभी उसको यह कहते हुए सामने रखना कि वर्तमान विश्व साहित्य का स्वरूप यही है, जिससे हिंदी साहित्य अभी बहुत दूर है, अनाड़ीपन ही नहीं जंगलीपन भी है। परंतु कभी वो किसके खिलाफ है, उनमें से कभी इसको, कभी इस वाद को पकड़ लेना, कभी उस वाद को पकड़ लेना और यह कहते हुए उन सबको सामने रखना कि अब वर्तमान विश्व साहित्य का यही स्वरूप है, जिससे हिंदी साहित्य बहुत दूर है, क्योंकि वो हिंदी साहित्य में अभी नहीं आया है। इसको लागू करना ही हिंदी साहित्य की उत्कृष्टता है। इस प्रकार की बातों से आचार्य शुक्ल विरोध रखते हैं। उसको वे कहते हैं कि इस प्रकार की बातें अनाड़ीपन ही नहीं, इसको जंगलीपन कहा जाएगा। आजकल भाषा की भी बुरी दशा है। बहुत से लोग शुद्ध भाषा लिखने का अभ्यास होने के पहले ही बड़े पोथे लिखने लगते हैं। अब भाषा की भी समस्या थी। कुछ लोग भाषा को शुद्ध लिखने से पहले ही अपने आप को लेखक समझकर बड़े बड़े पोथे लिखने लगते थे, जिनमें व्याकरण की भद्दी भूलें तो रहती ही हैं, कहीं कहीं वाक्य विन्यास तक ठीक नहीं रहता। व्याकरण की भूलें तो रहती हैं, वाक्य विन्यास भी ठीक नहीं रहता कि वाक्य किस प्रकार से बनाया जाए, किस प्रकार लिखा जाए। ये बात और किसी भाषा के साहित्य में शायद ही देखने को मिले। ये बात जो हिंदी भाषा के साहित्य में थी, अन्य भाषा के साहित्य में शायद ही देखने को मिले। व्याकरण की भूलों तक ही बात नहीं, अपनी भाषा की प्रकृति की पहचान न करने के कारण कुछ लोग उसका स्वरूप भी बिगाड़ चले हैं। अपनी भाषा की प्रकृति की जिन लोगों को पहचान नहीं है, इस प्रकार के कुछ लोग उसका स्वरूप ही बिगाड़ देते हैं। वे अंग्रेजी के शब्द, वाक्य और मुहावरे तक ज्यों के त्यों उठाकर रख देते हैं। वे अपनी हिंदी भाषा में साहित्य हिंदी भाषा में लिख रहे हैं, लेकिन उसमें भी वे अंग्रेजी के शब्द, वाक्य और मुहावरे जस के तस उठाकर रख देते हैं। ये नहीं देखने जाते कि भाषा हिंदी हुई या और कुछ। वो ये भी नहीं देखते कि इस प्रकार की भाषा लिखने से वो हिंदी रह भी जाती है कि नहीं। नीचे के अवतरणों से यह बात स्पष्ट हो जाएगी। नीचे के अवतरण उन्होंने कुछ इस प्रकार के उदाहरण दिए हैं। उनके हृदय में अवश्य ही एक ललित कोना होगा जहाँ रतन ने स्थान पा लिया होगा। कुंडली चक्र उपन्यास का ये है। उनके हृदय में ललित कोना होगा। वह उन लोगों में से न था जो घास को थोड़ी देर भी अपने पैरों तले उगने देते हों। अब ये देखिए मुहावरे उसी प्रकार से उठा के रख दिए, इसी उपन्यास का ये है। क्या संभव नहीं है कि भारत के बड़े बड़े स्वार्थ कुछ लोगों की नामावली उपस्थित करें? बड़े बड़े स्वार्थ। अब इस उत्थान में अर्थात तृतीय उत्थान में उपन्यास कहानी
किस प्रकार विकसित हुए, क्या स्थिति थी, उसका वर्णन यहाँ पर आचार्य शुक्ल ने किया है। उपन्यास और कहानी दोनों का। इस तृतीय उत्थान में हमारा उपन्यास कहानी साहित्य ही सबसे अधिक समृद्ध हुआ। उपन्यास कहानी साहित्य सबसे अधिक समृद्ध हुआ तृतीय उत्थान में। नूतन विकास लेकर आने वाले प्रेमचंद जी जो कर गए वह तो हमारे साहित्य की एक निधि ही है। जो प्रेमचंद जी हमारे साहित्य के लिए कर गए वो उसको साहित्य की एक निधि ही समझना चाहिए। उनके अतिरिक्त पंडित विश्वंभर नाथ कौशिक, बाबू प्रताप नारायण श्रीवास्तव, श्री जैनेन्द्र कुमार ऐसे सामाजिक उपन्यासकार तथा बाबू वृंदावन लाल वर्मा ऐसे ऐतिहासिक उपन्यासकार उपन्यास भंडार की बहुत सुंदर पूर्ति करते जा रहे हैं। तो कुछ उपन्यासकारों का उल्लेख आचार्य शुक्ल ने किया है जो उपन्यास साहित्य से हिंदी साहित्य की श्री वृद्धि कर रहे थे। उसमें प्रेमचंद जी तो हैं ही, उनके अतिरिक्त पंडित विश्वंभर नाथ कौशिक, प्रताप नारायण श्रीवास्तव, श्री जैनेन्द्र कुमार ऐसे उपन्यासकार हैं। और ऐतिहासिक उपन्यासकारों में बाबू वृंदावन लाल वर्मा। सामाजिक उपन्यासों में देश में चलने वाले राष्ट्रीय तथा आर्थिक आंदोलनों का भी आभास बहुत कुछ रहता है। सामाजिक उपन्यास जो होते हैं उसमें जो देश में चल रही राष्ट्रीय तथा आर्थिक स्थिति और आंदोलन जितने भी होते हैं उनका भी आभास होता है। ताल्लुकदारों के अत्याचार, भूखे किसानों की दारुण दशा के बड़े चटकीले चित्र उनमें प्रायः पाए जाते हैं। किसमें? सामाजिक उपन्यासों में। इस संबंध में हमारा केवल यही कहना है कि हमारे निपुण उपन्यासकारों को केवल राजनीतिक दलों द्वारा प्रचारित बातें लेकर ही न चलना चाहिए। इस संबंध में वह उपन्यासकारों से चाहते हैं कि वे केवल राजनीतिक दलों द्वारा जो प्रचारित बातें हैं उनको लेकर ही ना चलें, वस्तु स्थिति पर अपनी व्यापक दृष्टि भी डालनी चाहिए और जो वास्तविक वस्तु स्थिति है उस पर भी उन्हें दृष्टि डालनी चाहिए। उन्हें यह भी देखना चाहिए कि अंग्रेजी राज्य जमने पर भूमि की उपज या आमदनी पर जीवन निर्वाह करने वालों किसानों और जमींदार दोनों की और नगर के रोजगारियों या महाजनों की परस्पर क्या स्थिति हुई। जैसे कि क्या देखना चाहिए? अंग्रेजी राज जमने पर भूमि की उपज या आमदनी पर जो भूमि की उपज या आमदनी थी उसी पर जीवन निर्वाह करने वालों अर्थात किसानों और जमींदारों की और नगर के रोजगारियों या महाजनों की परस्पर क्या स्थिति हुई, आपस में उनका तालमेल क्या था और अंग्रेजी राज जमने पर उनकी स्थिति क्या हो चली, इस पर भी उनको ध्यान देना चाहिए। उन्हें ये भी देखना चाहिए कि राज कर्मचारियों का इतना बड़ा चक्र ग्रामवासियों के सिर पर ही चला करता है कि जो राज कर्मचारी हैं उनका बड़ा चक्र ग्रामवासियों के सिर पर ही चला करता है। व्यापारियों का वर्ग उससे प्रायः बचा रहता है। इनके प्रभाव में ग्रामवासी ही आते हैं। भूमि ही यहाँ सरकारी आय का प्रधान उद्गम बना दी गई है। जो भूमि है वही सरकारी आय का प्रधान उद्गम अर्थात कर वसूली आदि जो भी है वो किसानों के सर ही आती है। व्यापार श्रेणियों को यह सुविधा विदेशी व्यापार को फलता फूलता रखने के लिए दिया गया था। व्यापार श्रेणी को यह सुविधा विदेशी व्यापार को फलने फूलने के लिए दिया गया था, जिससे उनकी दशा उन्नत होती आई और भूमि से संबंध रखने वाले सब वर्गों की क्या जमींदार, क्या किसान, क्या मजदूर गिरती गई। व्यापारी वर्ग जो है उन्नत होता गया क्योंकि उस पर किसी प्रकार का टैक्स नहीं था और सरकारी आय चूंकि भूमि से ही आती थी तो भूमि से संबंध रखने वाले क्या जमींदार हों, क्या किसान, क्या मजदूर, सबकी स्थिति गिरती गई। तो इस प्रकार की बातों से भी उपन्यासकारों को ताल्लुक रखना चाहिए और उनको अपने उपन्यास में इनको भी दिखाना चाहिए, ऐसा आचार्य शुक्ल चाहते हैं। जमींदारों के अंतर्गत हमें 98% साधारण जमींदारों को लेना चाहिए। अब जमींदारों के अंतर्गत कौन आएगा? 98% साधारण जमींदारों को लेना चाहिए। 2% बड़े बड़े ताल्लुकदारों को। किसान और जमींदार एक ओर तो सरकार की भूमि कर संबंधी नीति से पिसते आ रहे हैं। एक तो किसान और जमींदार सरकार की भूमि कर की जो नीति है उससे पिसते आ रहे हैं, दूसरी ओर उन्हें भूखों मारने वाले नगरों के व्यापारी हैं जो इतने घोर श्रम से पैदा की हुई भूमि की उपज का भाव अपने लाभ की दृष्टि से घटाते बढ़ाते रहते हैं। एक तो उनको भूमि कर मारता है और दूसरे जो व्यापारी हैं वो इतनी श्रम से पैदा करी हुई अपनी जो उपज उसको ले जाते हैं और व्यापारी उसका मूल्य अपने हिसाब से लगाते हैं। भाव किसानों जमींदारों के हाथ में नहीं, जो भाव हैं वो भाव किसानों और जमींदारों के हाथ में नहीं है। किसानों से 20 सेर के भाव से अन्न लेकर व्यापारी 7-8 सेर के भाव से बेचा करते हैं। किसानों से 20 सेर के भाव से अन्न ले लेते हैं और 7-8 सेर के भाव से बेचा करते हैं। नगरों के मजदूर तक पान बीड़ी के साथ सिनेमा देखते हैं। गांव के जमींदार और किसान कष्ट से किस प्रकार दिन काटते हैं तो नगरों के जो मजदूर
हैं पान बीड़ी के साथ सिनेमा देखते हैं और गांव के जमींदार किसान कष्ट से अपने दिन काटते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे उपन्यासकारों को देश के वर्तमान जीवन के भीतर अपनी दृष्टि गड़ाकर देखना चाहिए। केवल राजनीतिक दलों की बातों को लेकर ही न चलना चाहिए। जो वर्तमान जीवन है उस पर भी अपनी दृष्टि डालनी चाहिए। साहित्य को राजनीति से ऊपर रहना चाहिए, सदा उसके इशारों पर ही न नाचना चाहिए। यहाँ पर आचार्य शुक्ल कहते हैं कि राजनीति से साहित्य को सदैव ऊपर ही रहना चाहिए। साहित्य राजनीति के प्रभाव में आकर चलने वाला नहीं होना चाहिए, राजनीति के इशारों पर नाचने वाला नहीं होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज यहीं तक। इससे आगे हम देखेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि इसी प्रकार की वीडियोस आपको आगे भी मिलते रहें और ये पूरी सीरीज़ आप इसी प्रकार देखते रहें। फ्रेंड्स, ये पुस्तक लगभग पूरी होने वाली है, कंप्लीट होने वाली है, तो इसका जो PDF है वो भी हम आपको टेलीग्राम पर उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे। तो जिन बच्चों को PDF चाहिए था तो PDF द्वारा भी आप लोग अपना रिवीजन कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए और मन लगाकर पढ़ते रहिए।